हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुबोध कुमार, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, जो धनबाद, रांची और बोकारो में अपनी क्लिनिक है और मैं अपना सर्विस वहाँ देता हूँ। बहुत दिनों से ये रिक्वेस्ट आती थी पेशेंट से एंड उनके गार्जियन से कि डॉक्टर साहब आप लोग ये डायग्नोसिस कैसे करते हैं? क्या ऐसा बेसिस रहता है कि आप लोग उस डायग्नोसिस पे पहुंच पाते हैं? और बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि इंटरनेट पे ये दिया हुआ है कि ये सिम्टम्स होने चाहिए, ये सिम्टम्स होने चाहिए, तो बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो उसी को मैंने सोचकर ये एक सीरीज़ स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, क्या सिस्टम फॉलो करते हैं, उसके बारे में एक-एक करके हर बार एक एपिसोड में एक डायग्नोसिस लेके उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा जो 2 डायग्नोस्टिक सिस्टम है, वो है DSM-5 TR एंड ICD-10। तो ये दोनों में हम लोग को दिया हुआ है कि किस तरह की बीमारी को क्या-क्या सिम्पटम्स रहते हुए कैसे उसको जज करेंगे और कैसे उसको डायग्नोज़ करेंगे। तो आज का ये फर्स्ट एपिसोड जो है सीरीज़ का, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो बहुत कॉमन है, डिप्रेशन, कि कैसे इसको डायग्नोज़ करते हैं। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को डायग्नोज़ करने के लिए सबसे पहले एक ड्यूरेशन क्राइटेरिया होता है। वो ड्यूरेशन क्राइटेरिया है 14 डेज़ का, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम वो पेशेंट डिप्रेस्ड रहता है और जो सिम्टम्स जो मैं बताने वाला हूँ, वो उसमें मिलता है। यानी कि एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी डे, मोस्ट ऑफ द टाइम वो इस सिम्टम्स से जूझता रहता है और इस परेशानी में घिरा रहता है। तो इसको डायग्नोस करने के लिए DSM-5 TR का क्राइटेरिया को मैं यहाँ समझाना चाहूँगा। इसमें क्या है कि 14 डेज़ का जो टाइम हो गया और 9 क्राइटेरियाज़ दिए हुए हैं, 9 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसमें 5 या 5 से ज़्यादा चीज़ें पेशेंट में इस 14 दिनों में मिलनी चाहिए। ठीक है? और इसमें फिर 2 सिम्पटम्स ऐसा है कि इसमें से कम एक सिम्पटम्स तो ज़रूर होना चाहिए, विदाउट विच वी कांट डायग्नोज मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ठीक है? तो पहला और दूसरा जो सिम्पटम्स मैं बताने वाला हूँ, वो सिम्पटम्स कम से कम एक ज़रूर होना चाहिए, 2 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम एक होना चाहिए। पहला जो सिम्पटम्स है, वो सिम्पटम्स है कि लो मूड का। पेशेंट जो है वो हमेशा बोलेगा कि मन उदास रहता है, फील सैड करते हैं, एम्प्टीनेस रहता है और कोई भी काम में मन नहीं लगता है। तो ये पहला चीज़ ज़रूर पेशेंट को बोलना है। अगर वो नहीं बोलता है तो दूसरा सिम्पटम्स अगर बोलता है कि जैसे कि पहले जो मैं एक्टिविटीज़ करता था उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी प्लेज़रेबल चीज़ है वो मुझे एन्जॉयबल नहीं लगती है और मैं हमेशा इस कारण से काम नहीं कर पाता हूँ, दुखी रहता हूँ। ठीक है? तो ये 2 क्राइटेरिया बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरा जो क्राइटेरिया जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो है वेट गेन या वेट लॉस का। अगर 1 मंथ के पीरियड में 5% से ज़्यादा वेट गेन या वेट लॉस होता है तो इसको एक डिप्रेसिव सिम्पटम्स में माना जाता है और ये क्राइटेरिया में इंक्लूड होता है। चौथा जो क्राइटेरिया है वो है कि इस फेज़ में या तो पेशेंट बहुत ज़्यादा सोता है या कम सोता है, जिस कारण से ये जो बीमारी है वो उसकी चलती रहती है। पांचवा जो क्राइटेरिया है वो साइकोमोटर एजिटेशन या रिटार्डेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो साइकोमोटर रिटार्डेशन या एजिटेशन हो गया कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ी हुई है या बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ स्लो डाउन हो गई है। ठीक है? लेकिन ये जो एक्टिविटीज़ है ये इसके गार्जियन जो हैं वो ऑब्ज़र्व करते हैं और वो बताते हैं कि ये बहुत रिटार्डेड रहता है या बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। छठा जो क्राइटेरिया है इसमें वही है कि फैटिगनेस या वीकनेस आ जाता है। आदमी बहुत ऐसा महसूस करता है कि कोई एनर्जी नहीं है, कोई काम करने का शक्ति नहीं है और वो हमेशा फैटिग महसूस करता है। सातवां जो क्राइटेरिया है वो है वर्थलेसनेस का या इनएप्रोप्रिएट या एक्सेसिबल गिल्ट का।
इसमें लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, अपने आप को वर्थ नहीं समझते हैं, कोई ऐसी बातों को लेके बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस करते हैं। ये एक 7वां क्राइटेरिया है। 8वां क्राइटेरिया है कि कोई डिसीज़न नहीं ले पाना, इनडिसिज़नेस या जो कंसंट्रेशन अटेंशन है, उसमें ये प्रॉब्लम ज़रूर देखने को मिलती है। 9वां जो क्राइटेरिया है, वो एक फीलिंग आती है कि सुसाइडल थॉट्स हो रहे हैं या सुसाइडल ऐसा अटेम्प्ट ले रहा है या स्पेसिफिक प्लान कोई कर रहा है या बार-बार सुसाइडल थॉट्स के सिम्पटम्स आ रहे हैं। तो ये 9वां क्राइटेरिया है। तो ये जो 9 क्राइटेरिया मैंने बताया, इसमें से कम 5 या 5 से ज़्यादा होना चाहिए और एट लीस्ट लो मूड वाला जो सिम्पटम्स है वो होना चाहिए। और दूसरा जो कि प्लेज़रेबल एक्टिविटीज़ जो है वो नहीं कर पा रहे हैं या अपना कोई काम जो है वो इंटरेस्ट जो है वो लॉस हो गया। ये जो जितने भी सिम्पटम्स मैंने बताए, ये सिम्पटम्स जो है वो अल्टीमेटली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस कराते हैं आइदर सोशल, ऑक्यूपेशनल और अदर फंक्शनल एरियाज़ में। और ये जितने भी सिम्पटम्स हैं किसी और कारण से ऐसा नहीं है कि कोई सब्सटेंस या कोई और मेडिकल कंडीशन है जिसके कारण से ये होते हैं। तो ये चीज़ों को मिलने के बाद हम लोग एक डायग्नोज़ बनाते हैं कि आदमी डिप्रेशन से है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऐसे-ऐसे सिम्पटम्स को टिक कर ले और बोले कि मैं डिप्रेशन में हूँ, ये गलत बात है। क्योंकि इसमें एक क्लिनिकल जजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और रिक्वायरमेंट है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि किसी भी न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से ज़रूर कंसल्ट करें और जल्द से जल्द अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। तो ये हमारा रहा मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में। अगला एपिसोड्स में हम लोग किसी और बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।